ये लाइफ टाइम के लिए आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि असर्शन रीजन को करना कैसे होता है। अब आ जाओ वो वाले क्वेश्चंस जिसमें ए और बी में कंफ्यूजन होती है कि दोनों ट्रू तो है, बट क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है और क्वेश्चंस बनते भी ऐसे कि आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मछलियां वगैरह होती है जो अमोनिया की फॉर्म में अपना वेस्ट रिलीज कर रही है और इनको बहुत पानी चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखकर पैनिक नहीं होना है कि मैम हमने तो कभी ये क्वेश्चंस ऐसे पढ़े ही नहीं, क्योंकि देखो आपको स्पेसिमेन पेपर की प्रैक्टिस कराई गई है, PYQs कराए गए हैं, ये थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं। तो आई विल ऑलवेज से कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हेलो 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 माय क्यूट लिटिल निंजास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। आई नो थोड़ी सी टेंशन है, बट लास्ट एग्जाम है यार, बड़ी स्मूथली निकल जाएगा, डू नॉट वरी। ये जितना भी टाइम है इसको अच्छे से मुझे दे दो एंड बहुत एक्टिवली जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसको देखो, क्योंकि सारी चीजें आपकी काम की है। जैसे आज का जो वीडियो है इट इज अबाउट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। तो बेटा MCQ में असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं, मान लो 2-3 नंबर के ही आएंगे, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम फुल मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं बायोलॉजी में, ताकि हमारा जो भी परसेंटेज लॉस पिछले एग्जाम्स में हुआ है उसको हम रिकवर कर सके। बायोलॉजी इज ईजी, बायोलॉजी इज स्कोरिंग, ट्रस्ट मी इट इज ईजी सब्जेक्ट जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की परसेंटेज को कॉम्पेंसेट कर सकता है। ठीक है, सो असर्शन रीजन का एक छोटा सा वीडियो है, आपको हेल्प करेगा कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि असर्शन रीजन को करना कैसे होता है, एंड देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपको हर तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है। सारे चैप्टर के असर्शन रीजन जितने बन सकते हैं पॉसिबल, या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी मैंने यहाँ पर ऐड करे। आप ये वीडियो 2x की स्पीड पर भी देख सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। जल्दी से एक बार देखकर और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है, चलो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस तो मैं आपको बताती हूँ कि करना कैसे होता है। सबसे पहले असर्शन रीजन क्वेश्चंस, अपने पास एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है, ये तो हर बच्चे को पता होगा, राइट? एक असर्शन है और फिर नीचे रीजन दिया है। रीजन मतलब कारण है ना, असर्शन इज मोर लाइक अ स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट दे दी और उसका रीजन आपको नीचे ढूंढना होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं A, B, C और D, है ना? तो पहले तो चारों ऑप्शंस को रीड करना और देखना कि वो पूछ क्या रहा है। काफी बार ऐसा होता है ए स्टेटमेंट ऊपर नीचे भी हो सकता है बेटा, ये शफल भी हो सकता है, तो ध्यान से ABCD पढ़ना पहली बात तो, कि सिली मिस्टेक ना हो जाए। बोथ A एंड R आर ट्रू, ठीक है, बोथ A एंड R आर ट्रू। और क्या होता है, A इज ट्रू, R इज फॉल्स, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, बोथ A एंड R आर फॉल्स। दोनों फॉल्स है। देखो पहले दोनों ठीक है, फिर एक सही है दूसरा गलत है, एक फॉल्स है दूसरा सही है, और दोनों ही गलत है। तो ये 4 स्टेटमेंट हो सकती हैं। या फिर बेटा ऐसी स्टेटमेंट भी आती है, एक ऐसी स्टेटमेंट भी आती है जिसमें बोथ A एंड R आर ट्रू, दोनों ठीक तो है, बट रीजन जो है वो ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन दे रहा है और सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऑप्शन बी कहते हैं दोनों ट्रू तो है, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। A ट्रू है, R फॉल्स है, और ऑप्शन डी कहता है भाई A फॉल्स है, R ट्रू है। तो इसकी पहली ट्रिक क्या है कि सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लो और ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करो। जैसे यहां पर कुछ असर्शन होगा, यहां कुछ रीजन होगा, तो दोनों को पहले पढ़ेंगे और ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 है। अगर ट्रू फॉल्स मिल गया तो बहुत आसान हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो ऑप्शन ए, दोनों फॉल्स है तो ऑप्शन डी, एक ठीक है दूसरा गलत है, तुमको आंसर्स मिल जाएंगे इसमें, है ना? सो ये तो बहुत ही इजी टाइप हो जाएगा। अब आ जाओ वो वाले क्वेश्चंस जिसमें ए और बी में कंफ्यूजन होती है कि दोनों ट्रू तो है, बट क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। यहां पर बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है और क्वेश्चंस बनते भी ऐसे कि आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए। बट देखो इसको करने का तरीका ये है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और दोनों ट्रू निकले, अब दूसरी हर्डल पर आ गए, दोनों सही निकले, तो बेटा आपको क्या करना है, असर्शन पढ़ के उसकी हिंदी बनानी है और उसकी हिंदी बनाकर उसका आंसर खुद दिमाग में ढूंढना है, क्योंकि लगा के, हिंदी वाला क्योंकि लगा के, या फिर इंग्लिश वाला एज लगा के। एज का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल करते, यही वाला एग्जाम्पल करते हैं, ट्रू और फॉल्स तो तुम कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है? ये वाला करें,
कोई आसान सा चूज करना चाह रही हूँ ताकि तुमको ये वाला कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसमें देखो, assertion and reason are true and R is the correct explanation. Assertion is true, R is not the correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true. Failure of secretion of somatotropin, growth hormone is another name of somatotropin, from an early age causes the dwarfism in the patient. ये सही है या गलत है? वो कह रहा है अगर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिन नहीं हुआ तो पेशेंट के अंदर मतलब डॉर्फिज्म हो जाएगा पर्सन के अंदर बहुत ही अर्ली स्टेज पर, ग्रोथ रुक जाएगी बेटा, हाइट रुक जाएगी बच्चे की, है ना। डॉर्फ उसी को बोलते हैं, डॉर्फिज्म यही बीमारी है। बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो जाइगैंटिज्म, कम रिलीज हुआ तो डॉर्फिज्म। रीजन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द बॉडी ग्रोथ, ये हार्मोन बॉडी की ग्रोथ को कराता है और इलोंगेशन कराता है, लंबी लंबी हड्डियां बनाता है। तो अगर क्या बोला हमने, सोमैटोट्रोपिन रिलीज नहीं हुआ तो बच्चे के अंदर डॉर्फिज्म कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ कराता है, बॉडी में हाइट इंक्रीज कराता है। यही आएगा तुम्हारे दिमाग में आंसर। अब क्या तुमको आंसर रीजन में मिला? डॉर्फिज्म हो जाएगा अगर सोमैटोट्रोपिन रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि ये हार्मोन बॉडी की ग्रोथ और इलोंगेशन कराता है। तो हिंदी बनाकर बीच में क्योंकि लगाया और दोनों का आंसर मिल गया ना, दोनों का आंसर मिल गया ना। सो इट इज एब्सोल्युटली राइट, बोथ आर ट्रू। अपने को पहले ही पता चल गया दोनों ट्रू हैं, तो ये और ये तो एलिमिनेट हो ही गए थे। बट आपको देखना है कि क्या नीचे वाला ऊपर का उत्तर दे रहा है, आंसर दे रहा है, हाँ जी दे रहा है। तो क्योंकि लगाकर ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर बन जाएगा। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सिंपल, इजी। चलो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। काफी बार आपको हो सकता है कि क्योंकि की जगह एज लगाना पड़े, एज, जैसे कि, ठीक है। सो यहां पर अब पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शंस अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशंस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर वायलेंट एक्शन, मतलब जब भी आप किसी खतरे में है या फिर कोई भी ऐसी एबनॉर्मल सी घटना हो गई है, आपको कोई न्यूज पता चलती है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, या फिर आपको थोड़ा सा डर लगता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, नर्वस होते हो, तो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। हमने इसको कैसे याद किया, सिंपैथी की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ा देता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहां पर आपको रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The law of independent assortment states that genes of different pairs of contrasting characters assort independently during gamete formation. Now this question is from genetics. ये question genetics से है, right? Independent assortment का जो law है वो क्या कहता है? Genes of different pairs of contrasting characters assort independently during gamete formation. मान लो राउंडनेस के लिए R और रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, ये दो अलग अलग ट्रेट्स है बेटा, है ना। एंड दीज ट्रेट्स आर फॉर सीड शेप। देन वी टेक वन मोर कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर की बात कर लो। क्या ले एक और कैरेक्टर, सीड शेप। सीड कलर भी ले लेते, सीड कलर। तो अगर सीड कलर की बात करें तो येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि इनमें से कोई भी ट्रेट इंडिपेंडेंटली आगे नए बीज के अंदर, नए सीड के अंदर जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव है। ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ आगे इनहेरिट कर सकता है या असॉर्ट कर सकता है, और ये स्मॉल आर भी दोनों के साथ जाकर आगे शो कर सकता है, गैमीट्स बना सकता है। सो ये बिल्कुल ठीक लाइन है। वो कह रहा है जीन्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स, दीज आर द जीन्स, अलग अलग पेयर के जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले अकेले आगे इनहेरिट होंगे। एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ रीजन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑब्टेन्स 3:1 phenotypic ratio in monohybrid cross. So I have already explained you कि बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम डाईहाइब्रिड क्रॉस से पता लगाते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो एक ही कैरेक्टर आगे जा रहा है, या तो आप सिर्फ सीड कलर की बात करते हो, या सिर्फ सीड शेप की बात करते हो, या आप हाइट की बात करते हो, यू आर चूजिंग ओनली वन कैरेक्टर। सो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 3:1 रेशियो कोई बात बनी नहीं, क्योंकि ये वाला आंसर तो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आता है, डाईहाइब्रिड में नहीं आता है। वी कैन नॉट प्रूव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड से ही प्रूफ होगा। सो दिस इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
A is false, R is true. ये आंसर गलत है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं. दिस आंसर इज रॉन्ग हियर. चलो आगे आ जाओ. A phenotypic ratio of 3:1 in the F2 generation of a monohybrid cross is indicative of law of segregation. वो कह रहा है जो phenotypic ratio आया हमारे पास 3:1 F2 जनरेशन में, कौन से क्रॉस में? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. एक एक वर्ड चूज करना, यहां पर भी आंसर की गलती कर सकते हैं. यहाँ 3:1 F2 जनरेशन में ये तो ठीक है, बट यहाँ F1 भी हो सकता था तुमको कंफ्यूज करने के लिए. तो फिनोटिपिक रेशियो आपको मिलता है, यहां तक बिल्कुल ठीक है. इज इंडिकेटिव ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब गैमीट्स जो है वो सेपरेट होते हैं. नाउ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑब्टेन्स हाइब्रिड प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑब्टेन्स हाइब्रिड प्रोजेनी. हाइब्रिड प्रोजेनी मतलब कुछ ऐसी प्रोजेनी F1 जनरेशन में. F1 जनरेशन में तो अपने पास कुछ ऐसा आता ही नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, है ना. ऑप्शन ए इज ट्रू. बेटा नीचे वाला देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और यहाँ F1 जनरेशन हाइब्रिड प्रोजेनी कुछ लिखा हुआ है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इन सब से कुछ मतलब ही नहीं है. सो दिस इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपने पास ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ. आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है. बेटा ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? ये तुम्हारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट से क्वेश्चन आया है. आयंस का एब्जॉर्प्शन या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बोले तो ये कौन करता है? रूट्स करते हैं, रूट के सेल्स करते हैं. तो वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, यानी कि एनर्जी खर्च होती है. तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. नाउ आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. लोअर टू हायर कंसंट्रेशन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, है ना. आयंस के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो सॉइल में आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है, तो वो एनर्जी खर्च करके अंदर लिए जाते हैं. सो बोथ आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड ऑन द टर्जिड स्टेट ऑफ गार्ड सेल्स. स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना गार्ड सेल्स की टर्जिड स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी कि गार्ड सेल्स में कितना पानी है. तो ये एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट हो गई. When guard cells are in flaccid state, stomatal aperture closes. जब guard cells के अंदर पानी नहीं है, वो flaccid condition में है, तो aperture closed है. This is also true. So option A is correct. Both A and R are true here. M phase starts with the completion of cytoplasm division. तो M phase यानी कि mitosis phase वो start होता है cytoplasm की division के बाद. M phase is the sum of prophase, metaphase, anaphase, telophase. वो कह रहा है M phase starts with the completion of cytoplasm division, which is wrong बेटा. साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस तो बाद में होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन, उसके बाद अपना साइटोकाइनेसिस होता है. सो दिस इज फॉल्स. M phase के अंदर ही कैरियोकाइनेसिस है ना. कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इंटरफेज और M phase. उसके बाद साइटोकाइनेसिस है, ये तो गलत हो गया. M phase में प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टीलोफेज चारों आते हैं. तो दिस इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. ठीक है, ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर कुछ आंसर्स गलत है. यहाँ पर इस आंसर पे मत जाइए, यहाँ पर आइए नेक्स्ट पे. मैं जिनके आंसर्स गलत है वो मैं हटा दूंगी. जो मेरे DTP सर हैं जो टाइप करते हैं, उनसे थोड़ी गलती हो गई होगी. एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद गुआनिन. एडेनिन गुआनिन के साथ बॉन्ड करता है, बिल्कुल गलत बात है. एडेनिन T के साथ बॉन्ड करता है, डबल बॉन्ड बनाता है. इसको याद करने का क्या तरीका है? एट, इंग्लिश वाला एट. तो एडेनिन गुआनिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता. दिस इज फॉल्स. एडेनिन ऑलवेज फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये बिल्कुल ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है. तो ए फॉल्स, रीजन ट्रू, है ना. सी होगा. अपीयरेंस ऑफ अ फरो, इसको डिलीट कर दे जरा, ये गलत है. इन आंसर्स पर कृपया करके ध्यान ना दें. Appearance of a furrow in the plasma membrane indicates starting of cytokinesis. बेटा जब साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा, तो जो लास्ट फेज होता है टीलोफेज, टीलोफेज में आप देखते हो यहाँ फरो बनना स्टार्ट हो जाता है. एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है जो बीच में से होते हैं, उसमें कोई फरो नहीं बनता. बट यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि फरो जब बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो इंडिकेट करता है कि साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो रही है. तो इट इज ट्रू, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल स्टार्ट्स फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ अ फरो. अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इस आंसर को सही कर पाएंगे, और कुछ बच्चे यहाँ पर गलत भी कर सकते हैं. वो कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल स्टार्ट्स
फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ फरो, अगर सिर्फ सेल होता सेल वॉल की जगह तो ठीक था। द फॉर्मेशन ऑफ नया सेल बन रहा है अब फरो के बाद, है ना। अब यहाँ पर सेल वॉल आ गया बेटा, सेल वॉल यानी कि प्लांट्स की बात हो रही है, और फरो ये तो एनिमल्स में होता है, तो सेल वॉल एंड फरो डज नॉट गो टुगेदर, सो ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर सेल प्लेट होता तो हमारा आंसर फिर भी ठीक होता, या फिर यहाँ पर एनिमल सेल होता तो हमारा आंसर ठीक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। वो कह रहा है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स अवे फ्रॉम द लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। कोई बात नहीं बनी ना, दिस इज फॉल्स, राइट। फोटोट्रोपिज्म में प्लांट के पार्ट, सारे पार्ट्स की बात ही नहीं करी यार इसने। स्टेम की बात करें वो तो लाइट की तरफ मूव करती है ना, रूट्स अवे मूव करती है, तो ये कोई सेंस नहीं बनी, तो फॉल्स आएगा। रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, सो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, ये ठीक है। आगे आ जाओ। ग्रोइंग ऑफ पॉलन ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के अंदर, कार्पल या पिस्टिल, तो पॉलन ग्रेन आकर पॉलन ट्यूब बनाता है और ओवरी की तरफ मूव कर जाता है, ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। एब्सोल्युटली राइट। शुगरी सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय स्टिग्मा कॉजेज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जो शुगरी, यहाँ पर जो स्टिग्मा के नेक सेल्स हैं यहाँ, है ना, यहाँ स्टाइल के जो सेल्स हैं यहाँ पर कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, और वो केमिकल को फॉलो करते करते पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ ही ग्रो करती है, जो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें देखना है कि क्या दोनों का रीजन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले की हिंदी बनाएंगे। पॉलन ट्यूब ना कीमोट्रोपिज्म दिखाती है यार, क्यों दिखाती है ऐसे सोचो, क्योंकि यहाँ पर ना सेल्स होते हैं वो इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, ये पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। तो यही तो आंसर बना, शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं स्टिग्मा को, जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नीचे कराते हैं। सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाओ। रेड ब्लड सेल्स हैव बाइकनकेव शेप एंड हायर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या है बेटा, मेरे पास मान लो एक सर्कल है कुछ इस तरीके से, और ये इसका डायामीटर तुम निकाल लो, ठीक है, डायामीटर ही बोलते हैं ना, डायामीटर तो अलग होता है, इसका सरफेस एरिया निकाल लो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस बॉल इमेजिन करना, बॉल, इस बॉल के अंदर मैंने मुक्का मार दिया, ऊपर से भी मुक्का मार दिया, नीचे से भी मुक्का मार दिया, तो ये बॉल ऐसे पिचक जाएगी, राइट। इसी को बाइकनकेव शेप बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ बेटा, जब ये स्पीयर फॉर्म में थी तब इसका सरफेस एरिया कुछ इतना ही होगा, बट जब हमने इसको पिचका दिया अब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है, ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल शेप। तो बाइकनकेव शेप से क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ज्यादा एरिया मिल सकता है। So RBCs have biconcave shape and higher surface area volume ratio. This is absolutely right. Then RBCs have no nucleus. RBCs में nucleus नहीं होता है। दोनों statement true हो गई, ठीक है। अब हमें assertion reason में से ट्रू वो देखना है, ए और बी में से चूज करना है। तो रेड ब्लड सेल्स बाइकनकेव शेप के होते हैं, हायर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होता है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो मैं तुमको ऐसी क्वेश्चन दे दूं बेटा, रेड ब्लड सेल्स की बाइकनकेव शेप क्यों होती है, बाइकनकेव शेप यानी कि बीच में से पतले क्यों होते हैं इस शेप के, तो बोलोगे मैम न्यूक्लियस नहीं होता ना, इसके अंदर से न्यूक्लियस निकल जाता है, जब ये मैच्योर हो रहा होता है ना तो इसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है, तो वही तो आंसर है। सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बन रहे हैं ना अब आंसर, तुम क्योंकि लगाकर अगर तुमको नीचे में आंसर मिलता है तो ऑप्शन ए जाएगा, नहीं तो ऑप्शन बी जाएगा। ल्यूकोपीनिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ल्यूकोपीनिया, ल्यूको मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, पीनिया मतलब कम, तो नॉर्मल से कम अगर व्हाइट ब्लड सेल्स है तो वो कैंसर नहीं होता है। जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी सेल बढ़ रहा है वो कैंसरस सेल होते हैं। तो ल्यूकोपीनिया इज नॉट a type of blood cancer बेटा, this is wrong. Leukemia is, leukemia मतलब high number of white blood cells, normal से ज़्यादा। Increase in number of white blood cells causes blood cancer, this is true, so A is false, R is true, D is the right answer। आगे आ जाओ। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced। एक कार्डियक साइकिल में दो आवाज आती है, धक धक, वो एक साइकिल में आती है, राइट। तो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ पे लिख दू ट्रू। रीजन कहता है
Lub is associated with the closure of semilunar valves and dub is associated with closure of tricuspid valves. बेटा याद करो हमारा हार्ट का डायग्राम, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ बाइकस्पिड और ये नीचे हमारे वेंट्रिकल्स. बहुत गंदा डायग्राम है बट कोई बात नहीं. ये हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं जिनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स भी बोलते हैं. और यहाँ ऊपर की तरफ बाहर जाते हुए यहाँ पर सेमीलूनर वाल्व्स पड़े हुए हैं. पहले क्या बंद होंगे? पहले तो ये ट्राइकस्पिड दरवाजे बंद होंगे ना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड. पहले ये वाल्व्स बंद होते हैं जिसकी वजह से साउंड आती है लब, और फिर सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं जिसकी वजह से साउंड आती है डब. तो इसमें उल्टा लिख दिया इन्होंने. वो कह रहा है लब साउंड इज एसोसिएटेड विद सेमीलूनर वाल्व्स एंड डब विद ट्राइकस्पिड वाल्व्स. सो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है और फॉल्स स्टेटमेंट है. इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से रीड करना है. पहली साउंड ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के क्लोजर से आती है. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, सुक्रोज इज द चीफ रिजर्व फूड मटीरियल फॉर शुगर केन एंड शुगर बीट. सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ शुगर. क्लास 9th में तुमने पढ़ा है ये शुगर के बारे में. जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ बेटा. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में. कार्बोहाइड्रेट्स की 3 फॉर्म्स होती है, मोनोसैकेराइड्स, डायसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स. मोनो मतलब 1 शुगर ओनली, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, एक ही मॉलिक्यूल है इनका. फिर डायसैकेराइड्स में इनके ना बॉन्ड्स बन जाते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज ने आकर एक स्ट्रक्चर बना लिया मैल्टोज. ठीक है, ऐसे ही सुक्रोज भी डायसैकेराइड है. ग्लूकोज और इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है. ठीक है, सो ऐसा क्वेश्चन वैसे आने के कम चांसेस है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन क्लास 9th. ज्यादा क्लास 9th की नॉलेज पर ज्यादा ये निर्भर करता है. आपने अभी करंटली चैप्टर्स में ये टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए इम्पॉसिबल, मैं नहीं बोलूंगी कि ये इम्पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चन आना, क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है. तो हम प्रैक्टिस करेंगे. आप बस प्रैक्टिस पर कॉन्फिडेंट रहो कि आपने प्रैक्टिस करी है, मेहनत करी है, पेपर अच्छा जाएगा. सुक्रोज एक चीफ रिजर्व फूड मटेरियल है शुगर केन और शुगर बीट में. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. दिस इज आल्सो ट्रू. तो ऊपर वाला भी ट्रू, नीचे वाला भी ट्रू. अब देखो एजर्शन रीजन में से ए और बी में से चूज करना है. सुक्रोज ही फूड रिजर्व मटेरियल है. शुगर केन में जो फूड स्टोर होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है. कोई सेंस नहीं बनी. ऊपर अगर एजर्शन होता सुक्रोज एक डायासैकेराइड है, ट्रू. क्यों है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो अपना ए ऑप्शन जाता कि यहाँ भाई रीजन ऊपर को जस्टिफाई कर रहा है. यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि लगा दो, एज लगा दो, कोई सेंस नहीं बन रही. सो बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर आफ्टर हिल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब आप हिल रिएक्शन देखकर पैनिक हो जाए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिल रिएक्शन को ही लाइट रिएक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन वर्ड आएगा, हिल रिएक्शन नहीं आएगा. ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर आफ्टर हिल रिएक्शन या आफ्टर लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट. अब ट्रू है कि लाइट रिएक्शन के बाद ही ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में. सही है ये बात. रिमेनिंग बाई प्रोडक्ट्स आर यूज्ड अप ड्यूरिंग केल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल में बाकी के बाई प्रोडक्ट्स यूज होते हैं. जो CO2 बच गया और ADP जो भी एनर्जी थी, ये हेल्प करता है C6H12O6 बनाने में. तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है. बाकी के जो बाई प्रोडक्ट्स से वाटर के टूटने पर O2 निकलता है जो निकल गया. ठीक है, फिर H+ और इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं बेटा. ये यूज होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए, आगे की रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए. तो वो कह रहा है कि बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स बने ना वो कैल्विन साइकिल बनाते हैं, कैल्विन साइकिल करते हैं. बिल्कुल सही बात है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना. ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यू टू तो बी हो जाएगा, है ना. ऑक्सीजन क्यों रिलीज हुई वो तो ब्रेकिंग पर डिपेंड करता है. वाटर टूटता है इसीलिए ऑक्सीजन रिलीज होती है. यहाँ पर उसका आंसर तो दिया ही नहीं. उसने एक नई बात लिख दी कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स है वो कैल्विन साइकिल में यूज होंगे. तो इसकी हिंदी बनाकर एज लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे, कोई सेंस नहीं बनेगी. बी आंसर होगा इसका. दोनों ट्रू तो है बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ट्रू है. ओनली सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस देयर फूड. ओनली सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस देयर फूड. दिस इज फॉल्स. देखो समझो,
ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, बट ऑटोट्रॉफ्स तो बहुत सारे हैं. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, बट अदर देन ग्रीन प्लांट्स देयर आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऑल्सो. देयर आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो सनलाइट का इस्तेमाल करे, बट बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ्स केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का. अब रीजन दिया है ओनली सनलाइट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस देयर फूड, सिर्फ सनलाइट एनर्जी ही यूज होती है, तो ये गलत है. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. अब इस बात को समझो, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? नहीं, बट हम प्रैक्टिस इस तरीके से कर रहे हैं कि हर तरीके का क्वेश्चन तुम अच्छे से कर सको, ठीक है. इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व्ड कम्स फ्रॉम वाटर. फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है वो पानी से आई है. क्या ये सही है? बिल्कुल बेटा, वाटर का ब्रेकडाउन होता है तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इट इज ट्रू. द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड evolution of oxygen and reduction of CO2 during photosynthesis takes place due to photolysis of water. बेटा जो ऑक्सीजन निकली है और CO2 का रिडक्शन हुआ है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो वाटर के टूटने से हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. दोनों ट्रू तो है ना. फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम वाटर, क्योंकि नहीं, बी होगा, है ना, क्योंकि एवोल्यूशन होता है ऑक्सीजन का, CO2 का रिडक्शन होता है वो पानी के टूटने से होता है. बेटा दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? सी लिखा है. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. सो इट इज ट्रू. हाउ इट इज ट्रू? लेट मी टेल यू कि भाई CO2 का जो रिडक्शन होना है C6H12O6 में, इट इज बिकॉज ऑफ जो बाई प्रोडक्ट्स निकले वाटर के टूटने से, H+ और इलेक्ट्रॉन्स निकले. H+ जाकर हेल्प करता है NADP की, उसके साथ NADPH बना लेगा, NADPH. और इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, ATP बनाने में हेल्प करता है, और यही एनर्जी मॉलिक्यूल CO2 को C6H12O6 में कंडक्ट करते हैं. सो यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड फीसेस. बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है. देखो हमने पढ़ा था 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक हमारी तरह जो यूरिया रिलीज करते हैं, यूरियोटेलिक. एक होते हैं क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. उनको बहुत सारा पानी चाहिए. ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मछलियां वगैरह होती है जो अमोनिया की फॉर्म में अपना वेस्ट रिलीज कर रही है और इनको बहुत पानी चाहिए. बेटा अमोनिया इतना जहरीला है, इतना टॉक्सिक है कि हम उसको अपनी बॉडी से निकाल ही नहीं सकते डायरेक्टली. बहुत सारा पानी चाहिए होगा. तो जिनके पास पानी है उनको ये काम करने देते हैं, जैसे कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, तो वो अमोनिया रिलीज कर सकते हैं. हम यूरिया बनाते हैं, यूरिया रिलीज कर देते हैं. फिर आते हैं यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड रिलीज करने वाले. इनको सबसे कम पानी चाहिए अपनी बॉडी से वेस्ट निकालने का, और इनकी बॉडी में बेटा 1 नंबर और 2 नंबर अलग अलग होता नहीं होता है, सेम होता है. ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर इनके अंदर सेम है बर्ड्स में. आप देखते हो ना, हमने काफी बार देखा होगा ये जो पिजन्स वगैरह होते हैं हमारे घरों में, बालकनी को जो सजा कर रखते हैं बेटा अपने स्पेशल प्रोडक्ट से. सो दैट इज यूरिक एसिड. उसमें कुछ भी आपको यूरिन और फीसेस अलग अलग नहीं दिखेगा. देयर इज ओनली वन वेस्ट मटीरियल, और ये यूरिकोटेलिक है, यानी कि दिस इज ट्रू. इनके अंदर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंबाइंड फॉर्म में होता है. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स कंसिस्ट ऑफ नो सेपरेट चेंबर्स फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इनके पास बेटा अलग रास्ता ही नहीं है वेस्ट सामान को रिलीज करने का. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब इसमें हम क्योंकि लगाकर जोड़े या जैसे कि लगाकर जोड़े. बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मेन जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिन और फीसेस है, कंबाइंड फॉर्म में है, क्योंकि इनके पास अलग अलग चेंबर्स ही नहीं है यूरिन और फीसेस को पास आउट करने के लिए. सो क्योंकि इनके पास रास्ता ही नहीं है, इट इज मेकिंग सेंस. बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ऑप्शन ए हो जाएगा. नेक्स्ट, किडनी जो है वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है. अब इसका क्या मतलब है? बेटा हमारा किडनी जो है वो
कैलकुलेटेड अमाउंट में एक तरीके से यूरिन और सॉल्ट्स को बॉडी से निकाल रहा है। हमने पढ़ा है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट होता है एंड गर्मियों में उल्टा होता है, गर्मियों में यूरिन कम पास आउट करते हैं, हमें बहुत प्यास लगती है। और बेटा अगर आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा सॉल्ट या आयंस का इंटेक किया है, शिकंजी पी है बहुत ज़्यादा या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो किडनी उसको बैलेंस आउट करती है। एक्स्ट्रा सोडियम तो यूरिन में पास आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा पोटाशियम तो वो यूरिन में पास आउट हो जाएगा। और अगर आपकी बॉडी में आयंस की कमी है तो हम इसको यूरिन में नहीं जाने देते, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। और किडनी जो है इस प्रोसेस को करती है विद द हेल्प ऑफ, इसको हम लाइन में कैसे लिखेंगे कि मेंटेन करती है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में कितने आयंस और पानी है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। किडनी एलिमिनेट करती है या तो हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। हाइपोटोनिक मतलब पानी ज्यादा आयंस कम, हाइपरटोनिक मतलब पानी कम आयंस ज्यादा। तो देख लेती है किडनी अपने हिसाब से बैलेंस आउट करके बॉडी से यूरिन बाहर निकालती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। किडनी मेंटेन करती है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, क्योंकि किडनी ना हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मीडियम को पहचान के यूरिन बना देती है। ज़रूरत के हिसाब से कभी बहुत डाइल्यूटेड यूरिन आएगा और कभी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा। इट इज़ मेकिंग सेंस, सही आंसर मिल रहा है। सो ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। होम्योस्टैसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, या फिर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। किडनीज आर एक्सक्रीटरी एंड होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स। किडनी एक्सक्रीशन के लिए भी यूज होती है और होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स भी हैं। सो द आंसर विल बी, दोनों सही तो है, बट नीचे ये एक अलग फैक्ट है, ये एक अलग फैक्ट है। देखो, होम्योस्टैसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग दिस एंड दिस। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है और तुमको नीचे कोई आंसर नहीं मिल रहा है उसका। सो दोनों ट्रू हैं और रीजन ऊपर वाले का कोई आंसर नहीं दे रहा है। सो बी इज द राइट आंसर। सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। अच्छा, ये जो आप काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि ये जो वीडियो है और ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। बेटा काफ़ी सारी मतलब 2-3 बुक्स में से ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखकर पैनिक नहीं होना है कि मैम हमने तो कभी ये क्वेश्चंस ऐसे पढ़े ही नहीं, क्योंकि देखो आपको स्पेसिमेन पेपर की प्रैक्टिस कराई गई है, PYQs कराए गए हैं, ये थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं। तो आई विल ऑलवेज से कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितने नए और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उतना कॉन्सेप्ट का बिल्डअप होगा। सो ऐसा क्वेश्चन आए आई विल नॉट से, बट हाँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना असर्शन रीजन में आपकी पकड़ अच्छी होगी। डिस्टिल्ड वाटर इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। कैसे आइसोटोनिक? बेटा आइसोटोनिक तो वो होता है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर और आयंस, जैसे ये कह रहा है कि हमारे ब्लड का प्लाज्मा ले लो, उसमें जितने पानी आयंस है, जितने भी सॉल्यूट्स हैं, उतना ही डिस्टिल्ड वाटर में होता है। भाई डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर तो सिर्फ पानी है, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर पानी और काफी सारे सॉल्यूट्स हैं। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, आइसोटोनिक नहीं है। लिविंग सेल्स इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन रिमेन नॉर्मल, दिस इज ट्रू। लिविंग सेल के अंदर जितना कंटेंट उतना ही अगर बाहर सॉल्यूशन में है तो सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। सो assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू इन दिस केस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एब्जॉर्बिंग सेल्स। इसे काफी डिफरेंट और काफी अलग लेवल का तुमको क्वेश्चन लगेगा, बट इट इज वेरी इजी। मेरे को समझो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। वो होता है कोई भी सेल एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहा है बेटा, सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन से बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं जो सामान को अंदर लेकर जाने में हेल्प करते हैं। सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एब्जॉर्बिंग सेल्स। भाई जिन सेल का काम है कि आओ ठाकुर हमको अपने अंदर सामान डालने दो, हमको एब्जॉर्ब करने दो, तो वो सेल्स अपने सरफेस पर एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर लेकर बैठे हैं जिनको रिसेप्टर बोलते हैं, वहीं से सामान अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू हो जाती है। रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब ये तुम पहचान सकते हो, रिसेप्टर सेल्यूलोज से नहीं बने हैं, रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा ऐसे दिमाग लगा लेना,
अगर तुमको कंफ्यूजन हो, सेल्यूलोज तो तुमने प्लांट्स में पढ़ा है, यहाँ प्लांट्स की नहीं एनिमल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन से रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है। सो रिसेप्टर्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज बेटा, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, रिसेप्टर तो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा इससे, अब घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, मोर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ट्रस्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्लाज्मोलाइसिस इज यूज्ड टू किल वीड्स इन लॉन्स। खेती बाड़ी जहां हो रही है वहां पर ना वीड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फालतू के पौधे वगैरह ग्रो कर जाते हैं, तो उनको मारना है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो मेन फूड का खाना लेना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लाज्मोलाइसिस करा देते हैं, हम उसके ऊपर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का छिड़काव कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो वीड्स हैं वो अपने अंदर का सारा पानी खो देंगे और श्रिंक हो जाएंगे। ये एक केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन बन सकता है जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, क्योंकि आपने प्लाज्मोलाइसिस बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब वो पूछ सकता है कि प्लाज्मोलाइसिस जहां हो रहा है उसका यूज बताओ। उन्होंने खुद ही एक कंडीशन दे दी कि भाई जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो फील्ड में ग्रो हो रहे हैं, उनका प्लाज्मोलाइसिस करा देते हैं। सो प्लाज्मोलाइसिस उसको किल कर देता है, बिल्कुल सही बात है। किल कैसे करेगा बेटा, जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर आप मान लो इतना ज्यादा नमक वाला पानी आपने उनके ऊपर डाल दिया, अब वो जो सेल्स हैं बेचारे वो अपना पानी बाहर डाल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने की कोशिश करेंगे और खुद सिकुड़ जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है, श्रिंक हो जाएंगे। हम हाईली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उनके ऊपर छिड़क देते हैं। देन वीडीसाइड्स आर हाइपरटोनिक टू द वीड सेल्स। वीडीसाइड्स वो दवाइयां हैं, ठीक है, जो हाइपरटोनिक होती है, यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड, पानी कम और सॉल्यूट ज्यादा, ठीक है। सो वो हाइपरटोनिक होती है वीड सेल्स की। तुमको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, बट अब इसको एजर्शन रीजन की तरह से पढ़ो। प्लाज्मोलाइसिस किल करता है वीड्स को, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वीडीसाइड जो है वो वीड सेल के लिए हाइपरटोनिक तरीके से काम करती है। हाइपरटोनिक ही तो प्लाज्मोलाइसिस करता है। याद करेंगे, मान लो कोई सेल है, मैंने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें पानी कम और सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होगा, ये सेल श्रिंक कर जाएगा, है ना, अपना पानी बाहर खो देगा, और अब इसको मैं प्लाज्मोलाइसिस बोलूंगी। यही हुआ है यहाँ पर। बोथ आर ट्रू, ए इज ऑल्सो ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू, एंड वीडी रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट सर्व एज ऑक्सीजन बैंक ऑफ द होल वर्ल्ड। ग्रीन प्लांट्स पूरे वर्ल्ड का ग्रीन प्लांट सर्व एज ऑक्सीजन बैंक, मतलब ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, तो बैंक हो गए, ऑक्सीजन रिजर्वायर हो गए। ऑप्शन इज राइट, ट्रू हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली मेथड दैट रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। भाई फोटोसिंथेसिस इकलौता मेथड है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू बेटा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ग्रीन प्लांट्स सर्व करते हैं ऑक्सीजन बैंक का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इकलौता मेथड है, या फिर आप लगा सकते हो एज फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नोन मेथड, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा। यहाँ पर क्योंकि इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, बट जैसे कि यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है कि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन बैंक है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस ही इकलौता मेथड है कि भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सके, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हायर इन टाउन एरिया। वो कह रहे हैं कि इन्फेंट जो नया बच्चा होता है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, उसका जो मतलब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जल्दी मर रहे हैं, मतलब बच्चे पैदा होते ही मर रहे हैं, कहाँ पर, टाउन एरिया में। तो गलत है बेटा, विलेजेस में ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि फैसिलिटीज कम होती है विलेजेस में। मोस्ट टाउन्स आर हाईली पॉल्यूटेड, ये बिल्कुल सही बात है भाई, टाउन्स में पॉल्यूशन ज्यादा है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हायर इन विलेज एरिया, तो ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ये अपना आंसर होना चाहिए। आगे आ जाओ, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। बूढ़े व्यक्ति का इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है, क्यों हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ वन ग्लैंड विच इज नोन एज थाइमस बेटा, जो विंड पाइप के ऊपर लगा हुआ होता है, एंड दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इम्यूनिटी। ये हमारी ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को बूस्ट करने में हेल्प करता है, बट ये ग्लैंड ना श्रिंक होता जाता है बुढ़ापे के साथ साथ, इसीलिए आप देखते हो कि जो ओल्ड पीपल है उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है।
देन थाइमस ग्लैंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्यून सिस्टम, ये तो गलत बात है, थाइमस ग्लैंड ही है जो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। सो ऑप्शन ए इज राइट एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस देख ले। सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन देखोगे विच इज फ्रॉम एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज ऑफ मैन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, और यहाँ पर दो टर्म्स दी हुई हैं, एक है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दोनों का मतलब मैं समझा देती हूँ, बहुत ही आसान मतलब है बेटा। एवोल्यूशन मैन का प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन कहलाता है। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन मतलब कि आप पहले तो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे बट समय के साथ साथ आप कॉम्प्लेक्स बन गए। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। जब हम एप लाइक स्ट्रक्चर थे तो हमारे ब्रेन या अंदर के जितने भी ऑर्गन्स या जीन्स काम कर रहे थे वो एक अभी के होमोसेपियन के कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल था एज कंपेयर्ड टू मतलब अभी के कंपैरिजन में हम थोड़ा सिंपल थे। जितना जितना हमारे अंदर एवोल्यूशन आया बेटा उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है एज कंपेयर टू जीन्स और क्रेनियल कैपेसिटी देखें। ऐसी एवोल्यूशन को प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन बोलते हैं। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि हमारे अर्थ पे लाइफ कैसे बनी, सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर पर आए, तो इस एवोल्यूशन को प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन बोल सकते हैं कि भाई पहले तो सिंपल चीजें थी फिर धीरे 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 मुश्किल होता गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, अरेंजमेंट ज्यादा होती गई, जीन्स का काम ज्यादा होता गया। तो जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है ना वो प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है। दिस इज ट्रू। देन आगे ह्यूमन एवोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है बेटा कि जब अलग अलग जानवर एक ही कैरेक्टर पर टिक जाए फॉर सर्वाइवल। जैसे पानी के अंदर शार्क है या जितनी भी मछलियां हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, तो अलग अलग मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं है। हमारा और बंदरों का रिलेशन है ना, हम जो है सेम एंसेस्टर से आए हैं ना, तो वो एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ कि भाई एक हमारे पूर्वज थे और पूर्वजों से चिंपैंजीज निकल गए, इंसान निकल गए और बंदर निकल गए। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ। कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसकी पुराना कोई रिश्ता नहीं है, कोई पूर्वज सेम नहीं है, बट ये सेम कैरेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे पानी में रहने वाले मोस्टली ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, इसको हम कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। तो ह्यूमन एवोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इट इज, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, हम कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कर चुके हैं। सो बोथ आर ट्रू। ठीक है, हमारा वैसे डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट दोनों आता है बट इतना डेप्थ में आएगा नहीं। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेमार्क्स थियरी का एक क्वेश्चन कर लो। लेमार्क्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन रेफ्यूटेड इन मॉडर्न बायोलॉजी। जो लेमार्क की थियरी एवोल्यूशन की वो जो कहता है कि इनहेरिटेंस हुआ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, मॉडर्न बायोलॉजी ने उसको खारिज कर दिया। बिल्कुल सही बात है, नहीं एक्सेप्ट हुई। इट प्रपोज दैट ऑर्गेनिजम्स कैन पास ऑन ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब वो खारिज इसलिए हुई क्योंकि उसने कहा कि भाई जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने वाले हैं। तो ये रीजन दे रहा है ना नीचे कि भाई उसकी जो थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की ना वो रिफ्यूज हो गई, भाई नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि उसने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो अगली जनरेशन में जा रहे हैं। कुत्ते की पूंछ कट गई, हमने पियर्सिंग करा ली, किसी के बाल कट गए, कोई बहुत मस्कुलर हो गया, उनके सारे बच्चे इन कैरेक्टर्स के साथ पैदा होने वाले हैं, विच इज रॉन्ग। सो यहाँ पर assertion is true, reason is also true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जो डार्विन की थियरी है नेचुरल सिलेक्शन की वो जेनेटिक वेरिएशंस पर डिपेंड कर रही है। ट्रू है। डार्विन की थियरी नेचुरल सिलेक्शन में क्या कहती है कि भाई जो नेचर सिलेक्ट करता है एक बेटर ऑर्गेनिज्म को और जो एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसमें जल्दी से अडेप्ट कर सके। जैसे जो इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ का एग्जाम्पल था, लेमार्क और डार्विन ने दोनों एग्जाम्पल पे क्या बोला? लेमार्क ने कहा कि भाई वो ना पत्तों को खाने के लिए पेड़ से अपनी गर्दन को खींचता था, गर्दन का यूज ज्यादा होना शुरू हो गया और नई जनरेशन में वो पास ऑन होना शुरू हो गया। उसने जीन्स की कोई बात ही नहीं करी, उसने बोला गर्दन ज्यादा यूज हो रही थी ना इसलिए बच्चे में भी लंबी गर्दन आ गई, विच इज नॉट मेकिंग सेंस। डार्विन ने कहा कि भाई देखो जीन्स तो पहले से ही प्रेजेंट थे टॉल नेक के, बट वो जीन्स स्लोली धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होते गए और उन जीन ने ज्यादा टॉल नेक वाला प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया एंड सारे लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा होना शुरू हो गए। सो
This is true. It explains how species evolve through the adaptation to the environment. This is also true. तो डार्विन की जो थियोरी है नेचुरल सिलेक्शन की, वो जेनेटिक वेरिएशंस पर डिपेंड करती है, एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज इवॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन. सो इसको हम क्या नाम देंगे? जैसे कि लगाकर देखो, इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज इवॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट. यस, इट इज ट्रू बेटा, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. यहाँ भी ऑप्शन ए आएगा, यहाँ भी ऑप्शन ए आएगा. ठीक है, चलो. तो जैसे कि हमने कहा था कि छोटे टाइम में हम फटाफट एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो. बहुत ही नए क्वेश्चंस थे, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हुई है इस चीज़ को लेकर. बाकी और चीज़ों की प्रैक्टिस भी करते रहो. आपके पास और भी मैं एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियोस लेकर आऊँगी, ऐसे छोटी छोटी वीडियोस जो आपका टाइम बचाए और एक वीडियो में ही तुमको हेल्प हो जाए, तुमको बुक में से कम पढ़ना पड़े. अगर फोकस होकर ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको बुक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी दैट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स बेटा, ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स जितने भी चैप्टर्स में आ रहे हैं, मोस्टली प्लांट फिजियोलॉजी में है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स हम एक साथ एक वीडियो में खत्म कर देंगे ताकि आपको एक्सपेरिमेंट से छुटकारा मिल जाए, या एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर छुटकारा मिल जाए. ठीक है, चलो इस वीडियो के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर से पढ़ाई पर लग जाएंगे. बाय बाय निंजास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.